नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम और बड़ी खबर यह है कि आज जिस तरीके से नेपाल ने अपनी संसद के अंदर भारतीय क्षेत्रों को मिलाने वाला एक नेपाल का नया नक्शा संशोधित करके पास कर लिया, उसके बाद भारत सरकार की तरफ से स्पष्ट तौर पर नेपाल को जवाब दे दिया गया है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने भी इस पर बात की और उसके अलावा जो खबर है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जो कहा गया है उसके अनुसार ये जो बनावटी एनलार्जमेंट यानी कि बनावटी तौर पर अपने आप को बढ़ाने की कोशिश की गई है नेपाल सरकार के द्वारा, इसका जो इतिहास है उससे कोई लेना देना नहीं है और ना ही इसका कोई सबूतों से लेना देना है। ये एक तरफा और मनमाने ढंग से जिस तरीके से नक्शे को बढ़ाया गया है, ये दोनों देशों के बीच में जो संबंध है उनको एक तरीके से क्षति पहुंचाने वाला है और इसको लेकर जो दोनों देशों के बीच में आपसी संबंध बने हुए थे उनको लेकर सीधे तौर पर ये एक मनमाने ढंग का गलत व्यवहार है जो नेपाल ने किया है। और इसके साथ साथ स्पष्ट कर दिया कि बातचीत के द्वारा जो बातें होनी थी उसको अब नेपाल ने उन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की है और अब इस पर नए सिरे से हमें सोचना पड़ेगा। सीधे तौर पर जिस तरीके से पहले से बात चल रही थी और ये कहानी शुरू हुई थी 8 मई को, जब भारत के रक्षा मंत्री ने लिपू लेक से मानसरोवर के बीच एक सड़क का उद्घाटन किया था और उसके बाद नेपाल की तरफ से इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। बाद में नेपाल ने अपना एक नक्शा पास कर दिया था और उस नक्शे को लेकर शुरुआत में गतिरोध रहा। नेपाली विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया, उसको पास करने से वो पीछे हटे, लेकिन बाद में जिस तरीके से वामपंथियों के दबाव में नेपाल सरकार ने ये फैसला लिया और खुद जो केपी ओली हैं वो भी, खड़ग प्रसाद ओली भी वामपंथी ही हैं और इसीलिए उन्होंने इस पूरे के पूरे जो प्रपंच था उसको रचा और इसको लेकर अब नेपाल की तरफ से जो बात कही गई है कि वो इसको ही स्थायी मानता है और आगे इस पर जो बातचीत होगी वो केवल राजदूत स्तर पर होगी। ये निश्चित तौर पर एक विवाद करने वाली बात है और इस विवाद करने के पीछे प्रदीप ग्यावाली नाम के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने सीधे तौर पर भारत को चुनौती देने की कोशिश की है। अब सोचने वाली बात यह है कि नेपाल एक छोटा सा देश है, भारत के सहयोग से अब तक ये चलता रहा है। भारत ने हमेशा इसकी मदद की है, तमाम चीज़ों में भारत और नेपाल के जो संबंध है बहुत ज़्यादा दोस्ताना और यहाँ तक कहा जाता था कि भारत और नेपाल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। उसके बावजूद नेपाली सरकार का ये जो दाव है ये पुरानी उस इतिहास की तरफ हमारा ध्यान खींचता है जब नेपाल में राजशाही के किस तरीके से वामपंथियों ने एक षड्यंत्र के तहत वहाँ के जो राजा थे वीरेंद्र शाह उनको मौत के घाट उतार दिया था उनके परिवार के सहित। और उसके बाद में नेपाल में संसद का एक प्रचलन शुरू हुआ, उसके बाद नेपाली कांग्रेस वहाँ सत्ता में रही। उसके बाद जब प्रचंड के तौर पर वामपंथियों का पूरी तरह से शासन हो गया, प्रचंड के बाद जब केपी ओली आए हैं उन्होंने भी उसी चीज़ को आगे बढ़ाया और ये वामपंथी पार्टी है नेपाल की, ये चीन के उकसावे पर काम करती है। इसकी तरफ भारत की तरफ से तमाम नेताओं ने भी बात की थी। योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहने की कोशिश की थी, जो कि गोरखनाथ की पीठ के महंत भी हैं और गोरखनाथ की पीठ को सीधे तौर पर नेपाल में बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। वहाँ के राजा इनको अपना राजगुरु मानते थे, लेकिन अब वामपंथियों ने उस पीठ का भी मानने से इनकार कर दिया और सीधे तौर पर इन्होंने एक चुनौती पेश कर दी भारत के सामने। दरअसल ये जो 3 इलाके हैं, चाहे काला पानी हो, लिपू लेक हो, लिपियाधुरा, ये भारत के ही हिस्से हैं और सुगौली की संधि से लेकर अब तक जो बात होती आई है उसमें कभी इस पर विवाद नहीं रहा। लेकिन चूंकि ये इलाका चीन की सीमाओं से भी, चीन की आज की डेट में जिसको चीन दावा करता है, वैसे ये तिब्बत की सीमाओं से मिला हुआ है और तिब्बत, नेपाल, भारत, इनमें कभी कोई बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक या दूसरे अन्य तरीक़ों से कोई भेद नहीं था। उसके बावजूद इसको लेकर नेपाल ने विवाद पैदा किया और उसको लेकर तमाम 1 महीने से वहाँ रस्साकसी सी चल रही थी और अब जो खबर आई है उसके तहत नेपाल ने इस पूरे मामले को एक ऐसी स्थिति में ला दिया है जहां पर विवाद होना ही निश्चित है। और भारत सरकार ने जो आज कहा है कि अपने संबंधों को लेकर अब हमें दोबारा से नए तरीके से नेपाल के साथ सोचना पड़ेगा।
निश्चित तौर पर चीन यही चाहता था। चीन की कई दशकों से ये कोशिश चल रही थी कि जिस तरीके से पाकिस्तान भारत के खिलाफ चीन के हाथों की एक कठपुतली बना हुआ है, चीन के सहयोग से भारत को परेशान करता रहा है, उसी तरीके से चीन ये चाहता था कि नेपाल को भी इस तरीके से भारत के खिलाफ कर दिया जाए। और इसके लिए वो पहले उसे प्रलोभन भी देता रहा था। और चीन के साथ नेपाल की जो सीमा है, यानी तिब्बत के साथ जो सीमा है, उस सीमा को भी कई जगह से खोला गया था और चीन में जाकर नेपाल के नागरिक आराम से खरीदारी करके वापस आ सकते थे, जैसा कि वो भारत में कर सकते हैं। भारत में उन्हें नौकरियां भी मिलती हैं, भारतीय सेनाओं में से लेकर तमाम जगह पर नौकरी में कोई भेद नहीं होता है नेपाली नागरिक और भारतीय नागरिक के साथ में। इन सारी चीज़ों को भी दरकिनार रखते हुए जिस तरीके से नेपाल की सरकार ने निर्णय लिया है, सदियों से जो संबंध चले आ रहे थे उनको तोड़ने की कोशिश की है, उनमें दरार डालने की कोशिश की है, निश्चित तौर पर ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। लेकिन अब निंदा के साथ साथ अब समझना ये भी है कि काला पानी लिपुलेखो लिपियाधुरा को ये सब करने के पीछे कारण क्या है। कारण है चीन, जो कि चाहता है कि अगर इन इलाकों पर नेपाल विवाद पैदा कर देगा तो भारत को सामयिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा होंगी, क्योंकि ये एक इलाका ऐसा है जहाँ से मानसरोवर की यात्रा को लेकर सड़क भी बनाई गई थी। और चीन हमेशा से भी भारत सरकार जो भी अपने इलाके में सड़क निर्माण करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत ढांचे को बढ़ाने की कोशिश करती है, उससे चीन को दिक्कत होती है। और चीन ने इस बार ऐसा दाव खेला कि उसने नेपाल को आगे करके अपना एक चाल चली है, जिसको लेकर भारत की तरफ से नेपाल को आगाह किया जा रहा था। भारत के चाहे सेना प्रमुख हों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या दूसरे लोग हों, या गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक, सब ने नेपाल को समझाने की कोशिश की थी। लेकिन चूंकि वामपंथ का चश्मा वहाँ की सरकार के ऊपर लगा हुआ था और वामपंथियों की हमेशा से सोच रही है कि नेपाल जो एक हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, उसको हिंदू राष्ट्र से बदल कर एक सेकुलर कंट्री बनाया जाए। और जिस तरीके से भारतीय लोग पशुपतिनाथ के मंदिर में जाते हैं या फिर जनकपुर में सीता माता के मंदिर में जाते हैं, उनके महल में जाते हैं, उस तरीके से वहाँ जाना आना रोक के चीन से ज़्यादा मदद दी जाए, चीन से ज़्यादा संबंध रखे जाएँ और उसके एवज में चीन नेपाल को बहुत ज़्यादा आर्थिक सहायता भी देने का वादा करता रहा है। अब उसी झांसे में फंसता हुआ दिख रहा है नेपाल। और इसके पीछे जैसा कि आगाह किया था योगी आदित्यनाथ ने भी कि किस तरीके से अगर ऐसा करता है तो तिब्बत जैसा हश्र होने वाला है नेपाल का। और अब ऐसा लगता है कि नेपाल उसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से तिब्बत पर पहले चीन ने ऑटोनॉमी जैसी स्थिति दी थी और उसके बाद पूरी तरीके से कब्जा कर लिया और तिब्बत का जो इनर पार्ट है उसको तो पूरी तरीके से चीन में मिला लिया गया है। और उन प्रांतों को अब कोई तिब्बत भी नहीं कहता है। विश्व के नक्शे पर तिब्बत जैसा कोई देश नहीं है, वो पूरी तरीके से चीन ने अपना हिस्सा बनाकर उसको अपने प्रांत के तौर पर दिखा रखा है। और वहाँ जो कुछ भी चलता है सारी हुकूमत चीन की चलती है, सब कुछ चीन का चलता है। उसी तरीके से अब चीन की कोशिश ये है कि इस जो नेपाल है उसको भी तिब्बत की तरह से अपने पूरे साम्राज्य में मिला लिया जाए। और चीन की शुरू से नीति रही है विस्तारवाद की, और उसी विस्तारवादी नीति के तहत चीन दक्षिण चीन सागर में भी तमाम ऐसी हरकतें करता रहा है। लेकिन उसका टारगेट पहले से ये था कि वो किसी तरीके से नेपाल को अपने साथ जोड़े। और हालांकि चीन तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक पर भी दावा करता रहा है और वो कहता रहा है कि ये जो पूरे इलाके हैं ये इलाके भी तिब्बत के ही हिस्से हैं। लेकिन चीन ये भूल जाता है कि चीन के कब्जे से पहले 1950-51 तक तिब्बत एक स्वतंत्र देश भी हुआ करता था। और अगर ये आज चीन उस पर बैठा हुआ है तो सीधे तौर पर ये चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ के मानक रहे हों या दूसरे मानक रहे हों, तमाम जो बड़ी शक्तियां थी उन्होंने हमेशा चीन की इन हरकतों का नज़रअंदाज किया और वो अपने ही आप में उलझे रहे। चाहे रूस रहा हो, अमेरिका रहा हो, उन्होंने कभी भी तिब्बत को लेकर या दुनिया के अन्य देशों ने तिब्बत को लेकर कभी भी चीन का विरोध नहीं किया। और इसके लिए चीन के सबसे ज़्यादा जो काम आई वो वीटो पावर थी, जो कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में उसको मिली हुई थी। और इसको दिलाने में अगर किसी को सबसे ज़्यादा बड़ा दोष दिया जा सकता है तो वो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया जा सकता है, जिनकी गलत नीति की वजह से, गलत सोच की वजह से चीन को सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सीट मिली, जबकि ये सीट भारत को ऑफर की गई थी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता के अपने दम्भ को जारी रखने के लिए UN की सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सीट को ठुकरा दिया और ये कह दिया कि ये सीट हमारी बजाय चीन को दे दी जाए। इसके बाकायदा रिकॉर्ड्स उपलब्ध हैं और उसी की वजह से चीन आज भी लद्दाख
जो कि तिब्बत का पहले हिस्सा था, बाद में भारत में मिल गया, उस पर भी दावा करता रहा है। और 370 हटाने के बाद उस पर ज़्यादा चीन को दिक्कत हो रही है। और आज जिस तरीके से चाहे दारबुक सेओ को दौलत बेग ओल्डी में भारत सड़क बनाता है तब चीन आपत्ति करता है, और अब जब लिपू लेक की सड़क का उद्घाटन हुआ उसने नेपाल को आगे करके उन पूरे इलाके में उपद्रव मचाने की या टेंशन पैदा करने की कोशिश की। और जिसमें अब ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन नेपाल के साथ वो इस मामले में थोड़ा सा अच्छी स्थिति में अपने आप को महसूस कर रहा है। लेकिन चीन ये भूल गया है कि नेपाली जनता पूरी तरीके से भारत के साथ रही है, और भारत के ऊपर नेपाल की जो निर्भरता रही है उसका अगर नेपाल उससे पीछे हटता है, और अब जैसा कि हुआ है कि उसने संबंधों को एक ऐसी हद तक पहुंचाने की कोशिश की है जिससे आगे के जो रणनीति है उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। और बातचीत के द्वारा जो पहले इस पूरे मामले को सुलझाने की बात केपी ओली के द्वारा कही गई थी उसको एक तरीके से उन्होंने बंद कर दिया है। भारत के हिस्सों को अपने नक्शे में दिखाना सीधे तौर पर वही रणनीति है जैसा कि चीन अब तक करता रहा था। चीन भी अरुणाचल प्रदेश को और लद्दाख को अपने देश का हिस्सा बताने की कोशिश करता था और उस पर बार बार भारत के नक्शे पर आपत्तियां उठाता था। वही करने की कोशिश चीन की सह पर नेपाल ने की है, जिसके परिणाम भी अब उसे भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।